हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में। आपको पता होना चाहिए कि कल हम लोग ऋग वैदिक काल ले चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके कल वाला वीडियो मेरा जाके देख लीजिए। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है। ऋग वैदिक काल के पीटी और मेंस को समाहित करते हुए लिया गया है और उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उत्तर वैदिक का काल जो था वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। अगर आपको बीसी एडी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे प्राचीन भारत का इंट्रो वाला क्लास जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे सभी चीज़ को समझाया गया है। नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही एडिटोरियल हिंदी में दिया जाता है, जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करके रखें। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बिना देर गवाए अगर आप हमारे नई वीडियो देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास के तो जाकर देखिए, कंटिन्यू आपका पूरा कोर्स पूरा करवाया जाएगा। तो आज के लिए जो ये आगे जो हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं उत्तर वैदिक काल में। तो दूसरा पॉइंट, पहला था ऋग वैदिक काल, तो हम उसको ले चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका काल है। हम समझाए थे कि बीसी जो है उल्टे क्रम में चलता है, इसलिए ज्यादा से कम में होते हुए आएगा, और ईस्वी जो होता है, एडी जो होता है, वो कम से ज्यादा में जाएगा, सीधे रास्ते पर चलता है। तो ये हम समझा चुके हैं इंट्रो वाली क्लास में, आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास और उत्कर्ष का युग था। उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल के आर्य का जो कहां से आया था, क्या क्या था, हम सभी बात ऋग वैदिक काल में कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो इसमें यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है एवं अरण्यक है। इतना चीज उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए, जानने के लिए ऐतिहासिक और लिखित साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। आप लोग को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से वेद क्या क्या है। अगर ये वाला क्लास आप देखना चाहते हैं कि सभी के बारे में, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, ये देखना चाहते हैं तो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाले वीडियो को जाकर देखिए, उसमें सभी चीज की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युद्ध, मतलब लोहा का युग के रूप में शुरुआत किया, जिसे उत्तर वैदिक काल की से जोड़ा जाता है। तो इस काल में लोहा की खोज हो गई थी और इस लोहे की खोज को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं कि इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसरमान मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में है। इसका बहुत जो साक्ष्य मिलता है, तो हम लोग देखेंगे किस किस तरह की मृदभांड इस काल में पाया गया है। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश को माना जाता है, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से गंगा के दोआब तक था। सरस्वती नदी से कहां तक था? गंगा के दोआब तक था, याद रखेंगे, इसका मध्य देश था। तो अब बारी बारी से देखते हैं कि क्या है। उत्तर वैदिक कालीन का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखते हैं। तो इस काल में आर्यों के विस्तार की बात करें तो ये नदियों और पहाड़ों के साक्ष्य से पता चलता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां थी, जिसके अनुसार सदानीरा गंडक जो पूर्व की ओर था, गंगा यमुना दोआब जो उत्तरी भाग था, और रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख है जो दक्षिणी हिस्सा था। वो शतपथ ब्राह्मण से इसकी जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है पूरे उत्तरी भारत में जो उत्तर आर्य का जो है जो प्रसार था, विस्तार था, वो हो चुका था। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रोंच और मैमाक आदि पर्वत का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते थे साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार। तो कहने का मतलब है उत्तर वैदिक कालीन जो है आर्य जो था, उसका प्रसार जो है, उसका विस्तार जो है हिमालय पर्वत तक पहुंच गया था। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो सामाजिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, जैसे ऋग्वेद काल में था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण का आधार और कर्मों पर न होकर के जाति पर होने लगा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं व्यवसाय जो था वंशागुणत हो गया था। जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो होता था, तो जैसे मान लीजिए कि शूद्र था, तो अब शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। और दूसरा चीज, जैसे क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता है, वैश्य का कार्य नहीं कर सकता है, इसी तरह जो कर्म था, वर्णाश्रम था, उसके आधार पर ही, जाति के आधार पर होने लगा, और उसका व्यवसाय भी वंशागुणत होने लगा। इस समय में समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों की देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार के उत्तराधिकारी होते थे, आपको पता होना चाहिए कि संस्कार जो होते हैं वो 16 तरह के संस्कार होते हैं। हम आपको बताएंगे कौन कौन से संस्कार होते हैं, आप लोग एक बार जान लीजिएगा। तो उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, वो उपनयन नहीं करवा सकते थे।
यहीं से शूद्र को अपात्र एवं आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी शूद्र को। इस काल में यज्ञ का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी। अब यज्ञ जो होगा उसके लिए ब्राह्मण को बुलाया जाएगा और ब्राह्मण आएगा तो उससे उसकी महत्व में, उसकी शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। अब देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है कि ये जो 4 वर्ण था, वर्णाश्रम जो शुरुआत हुआ था उसमें वर्णों का कर्तव्य क्या क्या होगा, इसकी चर्चा अगर हम शुरुआत की देखें तो इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो इसकी चर्चा मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ पे मिलती है। इस काल में केवल वैश्य कर चुकाते थे। उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स देता था, टैक्स पेयर था, वो केवल वैश्य जाति थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय कर को वसूलते थे और शूद्र तीनों वर्ण की सेवा करता था। तो याद रखेंगे कर चुकाने वाला एक ही है, वैसे ये बार बार पूछा गया है और इसे हमको लग रहा है कि फिर से पूछने जाने की संभावना है कि वैदिक काल में कर चुकाने वाला कौन सा जाति था, तो वैश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। जो ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार के जो अधिकारी थे स्त्रियां थी, लड़कियां उपनयन संस्कार करवा सकती थी, जो उत्तर वैदिक काल में इसकी जो उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को कृपन कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्या का उल्लेख है। विदुषी कन्या का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो शतपथ ब्राह्मण में। विदुषी कन्या के बारे में उतना डिटेल्स में नहीं जाता है, बार बार यही पूछा जाता है विदुषी की कन्या का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार छिन गया था, जो ऋग्वैदिक काल में था, छिन गया था। और सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा को और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और जब ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखे थे कल के वीडियो में कि ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति था उसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। सभा जो है कुलीन वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है इसको, सभा समिति को। इसमें स्त्रियां भी भाग ले पाती थी, लेकिन इसमें अब उत्तर वैदिक काल में इसका प्रवेश वर्जित हो गया है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार का उल्लेख किया गया है और समिति का 6 बार उल्लेख किया गया है। कल इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए हम आज इसको यहाँ पे शामिल कर दिए। तो ये ऋग्वेद काल का है। ऋग्वेद में सभा का प्रयोग जो है 8 बार किया गया है और समिति का जो है उल्लेख 6 बार किया गया है ऋग्वेद में। आगे देखते हैं कि पारिवारिक जीवन ऋग्वेद काल के समान ही पितृसत्तात्मक था। हम लोग पितृसत्तात्मक के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं कल के वीडियो में, आप जाकर के वहां पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। गोत्र का अर्थ वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, यह होता था गोत्र व्यवस्था। और आज का गोत्र व्यवस्था क्या है, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ अभी वर्तमान में गोत्र व्यवस्था है एक मूल पुरुष का वंशज हो गया है। जो एक मूल पुरुष का वंशज है उसी को गोत्र कहा जाता है। तो यह गोत्र व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभ में गोत्र व्यवस्था वहां थी जहां समूचे कुल की गोधन को एक साथ रखा जाता था। सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। तो किस में चारों आश्रम का विवरण मिलता है, तो ज्वालो उपनिषद में। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य जो होता है, जो ब्रह्मचर्य से शिक्षा प्रदान करने के लिए जाता है। जब विवाह होता है तो गृहस्थ होता है। गृहस्थ करने के बाद जो संतान उत्पन्न हो जाता है उसके बाद जो है बुढ़ापे की जो स्थिति आ जाती है तो वानप्रस्थ हो जाता है। और वानप्रस्थ होने के बाद जो है वो संन्यास ले लेता है सब चीज से, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता था। यही है 4 आश्रम। तो 4 आश्रम की चर्चा सबसे पहले ज्वालो उपनिषद में किया गया है। इस काल में आर्य को, जो आर्यकालीन था, आर्य सभ्यता था, आर्य को चावल का, नमक का, मछली का, हाथी का और बाघ का ज्ञान हो चुका था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस चीज की ज्ञान, किस चीज का जो है उल्लेख, जो मतलब साक्ष्य पाया गया है, तो बाघ का जो है उसमें दिया गया था। तो बाघ था आंसर। तो आप लोग याद रखेंगे इस सब को भी। आगे देखते हैं कि आगे एक स्क्रीनशॉट है, आप ये जो एनसीईआरटी का है, आप लोग इसको लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का उल्लेख था। जो गर्भाधान, जो पुत्र या पुत्रिया, जो संतान उत्पन्न होने से जो लेकर के जो संस्कार शुरू होता है, तो उसके बाद पुष्पासन, उसके शादी वादी, जो उपनयन संस्कार होते हुए अंत्योष्टि, जो मृत्यु के बाद जो श्राद्ध होता है, वहां तक की संस्कार को 16 संस्कार के रूप में गिना गया था उत्तर वैदिक काल का। उसी का ये लिस्ट है, आप लोग इसको जान सकते हैं। वैसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे। किसके अनुसार? मनुस्मृति
में विवाह के 8 प्रकार को उल्लेख किया गया है। प्रथम 4 प्रकार प्रशंसनीय और शेष 4 प्रकार निंदनीय माना जाता है। तो प्रशंसनीय विवाह में देखेंगे, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये प्रशंसनीय विवाह है, ये माता पिता खुद किया करते थे। और निंदनीय विवाह में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं किसमें किस विवाह में किस तरह की जो पद्धति अपनाई गई है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी। जो ये विवाह का प्रकार है ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आप मीन्स लिख सकते हैं और इसमें से कोई भी याद है, प्रशंसनीय विवाह 4 तरह के हैं, निंदनीय विवाह भी 4 तरह के हैं, तो आप 4-4 लिख दीजिएगा, वो भी ऑथेंटिकेट माना जाए। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीले का शासन करने वाला राजा कबीले का शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा जो राष्ट्र शब्द का सूचक है। तो याद रखेंगे इसको। राजा की दैवीय शक्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। दैवीय शक्ति के सिद्धांत किस ब्राह्मण में, किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन और सशक्त हो गई थी। जैसे राजा का जो शासन था वो और सशक्त हो गया था उत्तर वैदिक काल में, और राजा का पद वंशागुणत हो गया था। अब जो है राजा का पुत्र ही राजा बन सकता था और कोई भी राजा नहीं बन सकता था। इस काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधित्व संस्था का प्रभाव कम या बिल्कुल ही खत्म सा हो गया था। तो सभा और समिति जो ऋग वैदिक काल में प्रमुख संस्था हुआ करती थी, जो उत्तर वैदिक काल में आकर के उसकी समाप्ति हो गई। आरंभ में जो पांचाल है, पांचाल एक कबीला था, परंतु बाद में वह एक प्रदेश हो गया और सर्वाधिक विकसित राज्य हो गया पांचाल। अन्य राज्य की बात करें तो काशी था, कोसल था, मगध था, अंग था, विदेह, कुरु आदि उत्तर वैदिक कालीन राज्य थे। तो इसको भी याद रखेंगे। इस पूछ सकता है कि इसमें से कौन उत्तरकालीन राज्य थे, तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण का में राजसूय यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण में पाया जाता है या किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे। तो इस यज्ञ के जितने भी प्रकार हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि कितने तरह की जो यज्ञ की चर्चा हम लास्ट में इसकी बात करेंगे। आगे देखते हैं कि यजुर्वेद में राज्य के जो उच्च अधिकारी होते थे उसको रत्नी कहा गया है यजुर्वेद में। तो याद रखेंगे इस चीज को। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में है ब्राह्मण कोई भी पाप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको मृत्युदंड के उत्तराधिकारी, मृत्युदंड के भागीदारी वो उनको नहीं बनाया जाता था। ऋग वैदिक काल में जो बलि एक प्रकार का स्वेच्छाकारी कर था, हम लोग देख चुके थे कल के वीडियो में, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते नियमित हो गया, इसको परमानेंट कर दिया गया, जिसकी मात्रा उपज की 1/16वां भाग था। तो ये भी पूछा गया है एक बार यूपीपीसीएस में, तो आप लोग इसको याद करके चलेंगे। आगे देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था क्या क्या थे। तो क्षेत्र दिया गया है, शासन दिया गया है और उपाधि दिया गया है। पूर्व क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे वो सम्राट शासन करते थे वहां पे, और उसका उपाधि सम्राट था, साम्राज्य था। पश्चिम में जो राजा हुआ करते थे वो स्वराज था और उसकी उपाधि स्वराट था। उत्तर में वैराज्य और उसका उपाधि था विराट। दक्षिण में जो राजा हुआ करते थे उसको भोज कहा जाता था और राजा का जो उपाधि होता था भोज होता था। और मध्य देश में जो राजा हुआ करता था उसका जो है शासन राज्य कहलाता था और उपाधि जो था वो राजा कहलाता था। ये राजा का नाम है। तो ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखें। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल में। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस काल में प्राथमिक पेशा पशुपालन के जगह कृषि हो गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि ऋग वैदिक काल में जो प्राथमिक पेशा था वो पशुपालन था, लेकिन इस काल में कृषि हो गया, पशुपालन द्वितीयक पेशा बन गया। और कृषि के 4 क्रियाओं का उल्लेख भी पाया जाता है उत्तर वैदिक काल में, जिसका है जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। ये चारों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल में पाया जाता है, तो इसको याद रखिए। उत्तर वैदिक काल में लोहे के बने उपकरणों से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। इससे हमको लग रहा है कि इससे यही एक पॉइंट है जिससे 500 शब्द का क्वेश्चन आराम से इसका आंसर लिखा जा सकता है कि लोहे से बने उपकरण का प्रयोग कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। इसका टिप्पणी कीजिए, ये पूरा अपने आप में क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग लिखने की भी कोशिश करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरण का प्रयोग कृषि क्षेत्र में या उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्रांति पैदा कर दी, टिप्पणी करें या उल्लेख करें। तो याद करें, इसको भी आप लोग ये भी सोचने की जो थिंक फॉर थॉट था, इस पे आप सोच सकते हैं।
आगे है कि यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है यजुर्वेद में, तो याद रखेंगे लोहे का किस नाम से बुलाया जाता था, श्याम अयस और कृष्ण अयस के नाम से। अतरंजी खेरा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये पूछा गया है, बार बार याद रखेंगे। इस काल में 4 प्रकार के बर्तन मृदभांड से परिचित थे, लोग परिचित थे। काले रंग के मृदभांड, लाल रंग के मृदभांड, काली एवं लाल रंग के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। इस चारों चीज का जो है प्रमुख साक्ष्य है, कहाँ कहाँ से पाया गया है, इसकी जो डिटेल्स में जो है बात की गई है। तो लेकिन हम लोग को कितने तरह के मृदभांड पाए गए हैं इसको जानना जरूरी था। आगे देखते हैं कि निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी, लेकिन जो निष्क था वो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था। निष्क जो है उसके बाद शक्तिमान नहीं होगा, ये इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे, ये शक्तिमान नहीं है, शतमान होगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे शतमान। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, कुंजा जो उत्तर वैदिक काल में है वो भिन्न भिन्न माप की इकाइयां थी, माप की इकाइयां थी। निष्क जो था वो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, जो अब एक मुद्रा होने लगा उत्तर वैदिक काल में। समान लेन देन में जो है वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। निष्क, शतमान, यहाँ पे शक्तिमान नहीं होगा, यहाँ पे भी आप लोग शतमान लिख लेंगे। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा का प्रकार था उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का मुद्रा का एक प्रकार था, याद रखेंगे इतना चीज को। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का भी ज्ञान हो चुका था। लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य जो है टीन, तांबा, चांदी और सीसा से परिचित हो चुके थे। धातु को गलाकर उपकरण एवं वस्तुएं बनाए जाने की जो उद्योग और कला जो थी वो विकसित हो चुकी थी पूर्ण रूप से। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, और ऊन जो उस समय उर्न कहा जाता था, सज और सन को सज कहा जाता था, उसका उल्लेख पाया जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो इतनी चीजों को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। मेंस में क्या होता है कि आप लोग एक वस्तु जैसे धातु को गला करके उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी, इसी को एलुबरेट करके आप 50 शब्द आराम से लिख सकते हैं। इसकी कोशिश कीजिए कि 100 शब्द भी लिखा जा सके। इसको आप फैलाने की कोशिश कीजिए कि उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाने लगी धातु से, उस समय क्यों बनाई गई, वहां पे जो उपकरण जो धातु बनाया गया वो कहां से बनाया गया, और ये बनाने के बाद फायदा क्या क्या हुआ होगा। जो भी फायदा है वही फायदा होता है, आप लोग सोचिए। और ये थिंक फॉर थॉट है, जब तक आप सोचिएगा नहीं टॉपिक पे एक जो है कीवर्ड पे, तब तक मेंस कैसे लिख पाइएगा। मेंस में कोई मोटा मोटा बुक रिवीजन के लिए तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसी तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, और ये प्रॉपर एक अरेंज शॉर्ट नोट्स है, इसी के द्वारा हम भी 2 बार मेंस लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको लिखिए। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति क्या क्या थी। ऋग्वेद काल के 2 सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि, अब उतने प्रमुख नहीं रहे उत्तर वैदिक काल में। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला, ठीक है। और 2 अन्य देवता थे, रुद्र जो पशुओं के देवता थे, और विष्णु जो लोगों के पालक माने जाते थे, उनको वो देवता का स्थान ले लिए। ऋग्वेद काल में इंद्र और अग्नि थे, इंद्र का स्थान प्रजापति ले लिए, और उत्तर वैदिक काल में 2 अन्य देवता भी आ गए, रुद्र जो पशुओं के देवता थे और विष्णु जो लोगों के पालक माने जाते थे, इन दोनों का स्थान आ गया। एक सेकंड दोस्तों, देखते हैं। हाँ सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। कौन? पूषण। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व जन्म का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस लोग को ट्राई करें, इसको पूछ सकता है, ठीक है। अरण्यक में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है एवं यज्ञ तथा बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। एक अरण्यक है जो वैदिक कर्मकांड को निंदा करता है, और अरण्यक जो है वेद का जो है सहायक है। हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि वेद को समझने के लिए जो उपनिषद था, ब्राह्मण ग्रंथ था, इस सब का प्रयोग किया गया है, तो अरण्यक भी उसमें से है। लेकिन ये निंदा करता है वैदिक कर्मकांड का, यज्ञ और बलि के जगह तप पर बल देता है। कौन? अरण्यक। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थी। एक था महाभारत, जिसका पुराना नाम, जिसको महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। ये पूछा गया और पूछ भी सकता है कि उत्तर वैदिक काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता के नाम से। जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन सा? महाभारत। और एक दूसरा महाकाव्य है रामायण, तो इसको याद रखेंगे।
हम लोग इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जाकर के वीडियो देखिए, उसमें पूर्ण डिटेल्स में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षड्दर्शन का बीजारोपण हो चुका था। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांता को उत्तर मीमांसा के नाम में जाना जाता था। मीमांसा का जो प्रवर्तक कौन था, मतलब कहने का मतलब है वो उसके जो मीमांसा का जो प्रवर्तक कहने का मतलब है उसकी शुरुआत करने वाला कौन था, उसका जो विचार देने वाला कौन था, इसकी चर्चा हम करेंगे। नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे। मृत्यु की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ पे की गई है? सर्वप्रथम चर्चा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में की गई है, और मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में की गई है, तो याद रखेंगे इसको। और परिरक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया है, किसको? परिरक्षित को, तो याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कह के बुलाया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार, याद रखेंगे। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। अभी वर्तमान में जो उपाध्याय जो कास्ट है, जाति है, वो वेद वेदांग पढ़ाया करते थे। जो अभी ब्राह्मण कहते हैं खुद को उपाध्याय, वो सब वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक हुआ करते थे उत्तर वैदिक काल में। अब देखते हैं आगे, कुछ स्क्रीनशॉट है एनसीईआरटी का, आप लोग इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक अभी अभी बोले हैं। चार्वाक का प्रवर्तक चार्वाक थे, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदनारायण और वैशेषिक का कनाद या उलूक। तो इसको आप लोग लिख लेंगे एक कॉपी पे, या जो अपने जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे, इससे ये नॉलेज के लिए अच्छा चीज है मेंस लिखने के लिए। आगे है कि प्रमुख प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है, जहां पे राजा साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करते थे। माकी अनिष्टेमी यज्ञ है, सत्रामणि यज्ञ है, पुरुष मेघ यज्ञ है। इस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे और ये मेंस के लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट का 3 बहुत ही वीवीआई माना जाता है। आगे देखते हैं कि ऋण 3 प्रकार की होती थी। जो वैदिक काल में ऋण 3 प्रकार की होती थी, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण जो है संतान उत्पन्न करके एक पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा पा सकता था। ऋषि ऋण कहता था कि अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति ऋषि ऋण से भी छुटकारा पा सकता है। और देव ऋण कहने का मतलब है पुरुष धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण से भी मुक्ति पा सकता है। तो इसको भी चर्चा आप मेंस के उत्तर राइटिंग में लिख सकते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के मंडल और उसके रचिता। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कल हम लोग चर्चा नहीं किए थे इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। प्रथम मंडल है, द्वितीय मंडल है, तृतीय मंडल विश्वामित्र की चर्चा हम लोग 2 दिन कल भी किए थे और आज भी किए हैं। 10वें मंडल की भी है। सप्तम मंडल की चर्चा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे। ये कहीं पर भी बताया नहीं जाता है। ये जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के ओल्ड एनसीईआरटी का कटिंग है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से काट के लाया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच क्या अंतर था। ये आपको आंसर है, आज क्वेश्चन देंगे उसमें इसी से पूरा क्वेश्चन लिखा जा सकता है 500 शब्द में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसका आगे जो है, इसके आगे जो है भी कुछ है, इसको यहाँ पे हम शामिल किए गए हैं, तो आप लोग इसको लिख लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे क्या क्या अंतर था। सो आगे देखते हैं कि हिंदू ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की 2 प्रमुख टीकाएं हैं, मिताक्षरा और दयाभागा। तो मिताक्षरा की चर्चा कहीं पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे शामिल कर लिए, और दयाभागा के भी। इसके रचनाकार कौन थे? मिताक्षर के विज्ञानेश्वर और दयाभागा का जीमित वाहन। तो इसको याद रखेंगे, इस दोनों को पॉइंट को, ये भी आपको मेंस लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर वैदिक काल यहां पे समाप्त होता है। आप लोग 2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। सिंधु सभ्यता और उत्तर वैदिक संस्कृति के बीच समानता एवं असमानता बिंदु को स्पष्ट कीजिए। हम सीधे सीधे यहां पे आप लोग देखेंगे, हम आपको अभी दिखाते हैं। यहां पे जो उत्तर वैदिक आर्य है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, यहां पे हम इस पेज में और इस पेज में, इस स्लाइड में, दोनों में हम जो है इसके अंतर की चर्चा किए हैं। आप लोग यहां से पूरे पढ़कर इस उत्तर का लेखन कर सकते हैं। 500 शब्द में लिखिए और भेज दीजिए हमारे नंबर पे। हम आपको नंबर बता रहे हैं अभी जस्ट बाद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन समानता आधारित समाज किस तरह उत्तर वैदिक काल में विभाजित तथा असमान समाज में परिवर्तित हो गया, इसकी चर्चा कीजिए 500 शब्द में। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पूरे उत्तर वैदिक काल के और पूरी सिंधु सभ्यता को समेटे हुए हैं। आप अगर इस दोनों को क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी इस दोनों अध्याय से। तो आज के लिए इतना ही था। आप उत्तर भेजने के लिए इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं।
ये 3 है, ये भी 3 है, 3383 है। तो आप लोग इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो आंसर भेजे हैं आज और कल में, उसका उत्तर चेक नहीं हुआ है। जैसे ही चेक होता है हम आपको रिटर्न कर देंगे चेक करके। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को लाइक और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में मिलेगा, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना तो पीटी में ना तो मेंस में, इसका दावा हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।